जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस सेंटर पर। आज हम लोग बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। पहले तो हम जान लेते हैं एक बार परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। क्रिया की परिभाषा अगर हम लोग जानें और देखें कि क्रिया कहते हैं वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है उसे हम क्रिया कहते हैं। वह शब्द क्या मतलब, क्रिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं क्रिया से आशय एक ऐसे विकारी शब्द से है जो कार्य का होना तथा करना बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो यहाँ पर जो जाता है वह क्रिया है। सीता गीत गाती है, तो सीता गीत जो गाती है वो क्या है, वह क्रिया है। माँ भोजन पकाती है, तो जो पकाती शब्द है वो क्रिया है, ठीक है। अब संस्कृत और धातु क्यों लिखा मैंने, जो संस्कृत है, संस्कृत की जो क्रिया है मतलब उसे हम धातु कहते हैं, और हिंदी में धातु को क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया हम हिंदी में कहते हैं, जिस शब्द को क्रिया, उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। और ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बन जाती है हिंदी की, ठीक है। जैसे चल धातु है, मूल धातु चल है, ठीक है, और ना यहाँ पर प्रत्यय जोड़ेंगे चलना, तो ये हिंदी की धातु बन जाती है। जैसे पढ़ धातु है, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, पढ़ संस्कृत की धातु है, ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगा पढ़ना। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि क्रिया के प्रकार कितने हैं। कर्म के आधार पर पहले हम क्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत कम मिनट में हम आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग हैं, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब सहित, और कर्मक मतलब कर्म के सहित, जिसमें कर्म होता है। मतलब जो सकर्मक और अकर्मक, जिसमें मतलब नहीं, अकर्मक मतलब कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे पहले हम जानते हैं अकर्मक के बारे में, वह जाता है, वह होता है, वह सोता है, ठीक है। उसके बाद में वह गाता है, वह जाता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। वह सोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक लोग पहले ट्रिक है वो क्या, इसमें क्या जोड़ेंगे। जैसे वह जाता है और अगर क्या जोड़े तो क्या क्या यहाँ पे अर्थ ही नहीं हो रहा। वह गाता है, ऐसे अगर क्या अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ें तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अगर कर्म होता, इसे वह गीत गाता है, तो ये सकर्मक भी हो सकता था। तो इसे मतलब ये होता है, ये अधिकतर हम लोग देखते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक ही होता है, एक बात। दूसरी बात क्या है इसके लिए, ट्रिपल के याद रखें। मतलब ट्रिपल के का मतलब ये है, एक तो होना चाहिए कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अगर ये तीनों है, कर्ता कर्म क्रिया, अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर ये तीनों नहीं मिल रहे हैं तो अकर्मक क्रिया। जैसे वह तो कर्ता हो गया है, ठीक है, एक, ठीक है। कर्म, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, क्रिया है, तो ये अकर्मक हो गया, ये भी अकर्मक है, ये भी, सब अकर्मक है इधर वाला। इसके बाद में हम अब सकर्मक के उदाहरण अगर देखें तो क्या हो सकता है, ठीक है। सकर्मक के अगर हम लोग उदाहरण देखें, सकर्मक के, ठीक है, तो सकर्मक के क्या उदाहरण हो सकते हैं। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। सोहन खाना खाता है,
सोहन खाना खाता है। सोहन खाना खाता है। उसके बाद में एक है मोहन अखबार पढ़ता है। मोहन अखबार पढ़ता है। अब मैंने जो ट्रिपल के लिखवाया था उसका मतलब क्या था? ट्रिपल के का मतलब करता। अब हम इसमें करता क्या है? मोहन। एक कंडीशन पूरा हो गया। कर्म, इसमें कर्म है, ठीक है, और क्रिया भी है। ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सकर्मक क्रिया है। इसमें जो लिखता शब्द है वह सकर्मक क्रिया है। सोहन खाना खाता है तो सोहन तो कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, खाता क्रिया हो गया, तो यहाँ भी ये सकर्मक क्रिया है। मोहन अखबार पढ़ता है। मोहन अखबार क्या पढ़ता है? तो हमारे जहन में अगर हम क्या से भी पता करें, जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है क्या, अगर क्या मतलब उसका होता है, अगर जैसे लोग कहते हैं कि पंछी आसमान में उड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आसमान तो कर्म हो सकता है, लेकिन हाँ कर्म हो सकता है, लेकिन जैसे कि है अगर कि पक्षी आसमान में क्या उड़ता है तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यही कहते हैं कि मोहन खाना खाता है, ठीक है, तो मोहन क्या खाना खाता है, तो आपके जहन में आता है कि सब्जी या फिर कुछ ना कुछ आ रहा है जहन में। जैसे मोहन पत्र लिखता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये पत्र है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या नहीं लिखना है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। फिर जैसे मोहन क्या लिखता है तो पता ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे पत्र लिखकर फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मतलब मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखता है, तो आपको समझ में आया पत्र मतलब कोई ना कोई तो पत्र लिखता होगा। उसके बाद में हम दिक्कर्मक अब जानेंगे कि दिक्कर्मक क्रिया क्या होती है। सबसे अच्छा है आप कुछ भी नहीं, ट्रिपल के रूल याद रखो। क्या से अगर गड़बड़ हो रहा है तो ट्रिपल के मतलब ये होता है कर्ता कर्म प्लस क्रिया। जिस भी वाक्य में तीनों चीजें अगर हैं तो उसमें सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, जरूर होगी। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन करता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ता क्रिया हो गया, ठीक है। अब हम जानेंगे द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? द्विकर्मक का मतलब होता है दो कर्म। जिस भी वाक्य में दो कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और दो कर्म के कौन कौन से होते हैं? एक को हम मुख्य कहते हैं, एक को गौण कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा मुख्य है और कौन सा गौण कर्म है, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्विकर्मक को कैसे पहचानते हैं। अब दो कर्म, जिसे मुख्य जो कर्म होगा उसका रूल क्या कहता है? क्रिया के ठीक पहले जो भी कर्म होता है वह मुख्य कर्म होता है। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? ये निर्जीव होगा, ठीक है, निर्जीव। जैसे राधा गाय को चारा खिलाती है, तो जो एक उदाहरण देते हैं हम, राधा गाय को चारा खिलाती है। अब यहाँ पर दो कर्म है, जैसे गाय और चारा, तो राधा गाय को चारा खिलाती है। अब यहाँ पर इसकी पहली कंडीशन पूरी हो रही है। देखिए, क्रिया ठीक पहले होगी। क्रिया के ठीक पहले जो होता है, क्रिया के ठीक पहले मतलब जो कर्म, यहाँ पे लिखो कर्म, ठीक है। क्रिया के जो ठीक पहले कर्म होता है वह मुख्य कर्म होता है, मुख्य कर्म, ठीक है। ये हो गया चारा। अब गाय, अब ये क्या कह रहा है? मुख्य जो गौण कर्म होता है। गौण मतलब होता है प्रधान, एक होता है प्रधान, एक होता है गौण, मतलब उससे नीचे वाला, थोड़ा बाद वाला ये कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बाद वाला इससे नहीं है कि ये पहले आया तो इसे हम मुख्य कहेंगे और इसे वो। एक गाय, इसका कंडीशन क्या कह रहा है? मुख्य कर्म से पहले, यानी जो मुख्य कर्म है उससे पहले होगा, और प्लस ये सजीव होगा, विभक्ति
रहित सहित होगा। ये रहित है मतलब इसमें विभक्ति नहीं है, जैसे यहाँ पर ओ है, ये विभक्ति है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि जो मुख्य कर्म है वह क्रिया के ठीक पहले आता है, और दूसरी कंडीशन है वो निर्जीव होगा और हमेशा विभक्ति रहित होगा, और जो मुख्य कर्म है वह हमेशा सजीव रहता है, और मुख्य कर्म से पहले आता है, मतलब जो मुख्य कर्म है इससे पहले आता है सजीव, और प्लस ये सजीव होगा। उसके बाद में ये विभक्ति सहित होगा, और ये मुख्य ये गौण है। ठीक है, गौण, इसे ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ उदाहरण है। राधा तो कर्ता हो गया, राधा गाय को चारा खिला रही है। मैंने क्या बताया था, जो मुख्य कर्म होता है वह क्रिया के जस्ट पहले आता है। देखिए यहाँ पर एक खिला रही है, तो ये क्रिया हो गई, इसके पहले चारा आ रहा है। दूसरा कंडीशन था कि वो निर्जीव होगा प्लस विभक्ति रहित होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य कर्म। उसके बाद गाय, ये गाय इसका कर्म है, तो ये क्या हो गया, गौण कर्म। ठीक है, उसके बाद मैंने मां को पत्र भेजा। अब पत्र यहां पर क्या है, मुख्य कर्म है, मां यहां पर गौण कर्म है क्योंकि मां सजीव है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जो भी कर्म निर्जीव होगा वह द्विकर्मक है, वह मुख्य कर्म होगा। ठीक है, द्विकर्मक में जो भी निर्जीव होगा कर्म वह मुख्य कर्म होगा, और जो भी सजीव होगा वह गौण होगा। ठीक है, राम ने सीता को किताब बेची। अब यहाँ पर किताब बेची, ये बेची जो शब्द है ये क्रिया है, क्रिया के ठीक पहले आया है। ठीक है, और सीता सजीव है, इस वजह से एक गौण है। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।